वेलकम टू ट्विटर पैलेस। मैं मोहम्मद ज़ीशान हैदर। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया था और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जो एक्सप्लेन करती है वो काइनेटिक गैस इक्वेशन है। वो कैसे एक्सप्लेन करती है कि यानी हमने ये कहा कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा हरकत में रहते हैं और रियल गैसेस जो होती हैं उनका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है। अब हम अगर उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको यूज़ करके काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर वॉल्यूम के ज़रिए हम डेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम चेक कर सकते हैं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या करती है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम फिर गैस लॉज को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा फिलहाल जो टारगेट है वो है हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन को ड्राइव करना है। काइनेटिक गैस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है वॉल्यूम। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम जैसे अब हमें एक गैस है, गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है तो डेफिनेटली हमें कोई कंटेनर पता हो तो हम कंटेनर के वॉल्यूम के लिहाज से गैस का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, अगर आपने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर गैस को फिल किया, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको सिलेंडर का फार्मूला यूज करने पड़ेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आप क्या करते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कि आपने कोई जैसे अंडा होता है या स्फेरिकल चीज कोई लेते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो इसकी कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसका आसान हल क्या है? इसका आसान हल ये है कि हम क्या करेंगे कि हम एक क्यूबिक कंटेनर यूज करेंगे, क्योंकि जो क्यूबिक कंटेनर का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी बिल्कुल एक जैसी है। तो अब क्या होगा कि अब आपने उसको अगर उसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो जो आप छोटी क्लासेस के अंदर 5-6 के अंदर जिस तरह से आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट को यूज करके वॉल्यूम फाइंड कर लेते थे, तो ये एक आसान तरीका है कि अगर आप क्या करते हैं, एक क्यूबिक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर गैस को फिल करते हैं तो उसके नतीजे में ये आसान होगा। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे कि एक क्यूबिक कंटेनर लेंगे, यानी आपने क्या किया, आपके पास एक क्यूब है। अब ये जो क्यूब है ये इस तरह से क्यूब बन जाएगा। अब आपने क्या किया कि इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको आपने क्या दिया कि ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाला हिस्सा जो है ये है वाई एक्सिस, और ये वाला जो हिस्सा इस तरफ आ रहा है ये इसका हो जाएगा जेड एक्सिस यानी जी एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस हमने ले लिया। अब इसकी अगर हम ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो जो है, इसकी लेंथ भी एल होगी, ये जो ऊपर की तरफ है इसकी लेंथ भी एल होगी और जो इस तरफ आएगा उसकी लेंथ भी एल होगी, या आप ये कह लें कि जितने भी हैं सबकी लेंथ एल होगी। अगर हम इसके फेसेस की बात करें, इसका एक फेस ये है, एक इसकी बैक साइड पे है, दो फिर इस तरफ है, एक फिर इस तरफ है। या इसको अगर आपने समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपका अगर कोई क्यूब की शक्ल का आपका एक कमरा है, यानी जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी बिल्कुल एक जैसी है। अब आप क्या करेंगे, एक नीचे वाली फेस, एक छत है ऊपर वाली फेस, फिर क्या है, फिर आपने एक राइट साइड वाली दीवार, फिर एक लेफ्ट साइड वाली दीवार। तो अब क्या होगा कि यानी अब क्या हुआ कि नीचे और ऊपर वाली दो फेसेस हो गई, राइट साइड वाली दीवार तीन फेसेस और लेफ्ट साइड वाली दीवार चार फेसेस, एक आपके फ्रंट वाली पांच फेसेस और एक पीछे छह फेसेस। या फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपकी बर्थडे थी, आपको किसी ने गिफ्ट दिया और जो गिफ्ट के लिए आपको जो बॉक्स दिया है वो क्यूबिकल शेप का है, यानी वो जो है वो क्या है, उसकी छह साइड्स हैं। तो ये जो है ये भी क्यूबिक कंटेनर जो है इसकी छह साइड्स हैं। अच्छा, अब ये जो छह साइड्स हैं
तो अब आपने करना क्या है कि इस क्यूब को यूज करते हुए अब आप क्या करेंगे कि एक यानी आपने ये सपोज करना है कि कंसीडर सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस फिल्ड इन द क्यूबिक कंटेनर। इस क्यूबिक कंटेनर के अंदर आपने क्या किया है, एक गैस को फिल कर दिया। अब ये जो गैस आपने फिल की है, तो अब आपने क्या करना है कि अब आप जब इसको इस तरीके से यानी आपने इसके अंदर गैस को फिल कर दिया, यानी कंसीडर सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस फिल्ड इन अ क्यूबिक कंटेनर। क्यूबिक कंटेनर के अंदर आपने गैस को फिल कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम इसके अंदर अगर इसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब। यानी अब आपके पास ये जो है हर एक क्यूब का जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए। देखा जाए अगर हम इसको अलग से करें तो ये फॉर एग्जांपल आपका ये क्यूब है, अब ये भी एल है ये भी एल है, तो इसका मतलब ये है कि एरिया आपका क्या होगा, एल मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अब आपने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यानी हमें क्या पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इस क्यूब के अंदर हमारे पास जो लेंथ है वो ब्रेथ है और हाइट है वो सारी की सारी जो है वो एल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल का मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, जब आपके पास ये आ गया, अब अगर हम इसके मास की बात करें, यानी ये जो गैसेस हैं गैसेस का कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो ये क्या होगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इक्वल टू एम। के जो हर गैस मॉलिक्यूल जो हैं यानी इनके हर एक का जो मास होगा वो क्या होगा, वो एम हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ये होगी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यानी अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम सपोज कर लेते हैं कि n से है। यानी अगर हम इसके एरिया की बात करें कि हर फेस का एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, हर एक फेस का जो यानी इसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो एल क्यूब हो जाएगा, और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है वो m हो जाएगा जो आपने इस क्यूबिक कंटेनर के अंदर फिल की है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n हो जाएंगे। अच्छा, जब आपके पास ये हो गया, हम अब सपोज करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे मूव कर रहा है, यानी Vx डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी हम क्या कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि सपोज अ मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी कंपोनेंट Vx। यानी मैं लिख भी देता हूँ, चलिए, सपोज अ मॉलिक्यूल moves along x-axis with velocity component Vx। यानी x एक्सिस पे वेलोसिटी यानी मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हमने क्या दिया है कि वो क्या है, Vx है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब ये Vx इसकी हो गई, अब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट Vx है ये हम कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम यहां से इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो ये Vx क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और राइट तक जा रही है। यानी आपने इसको यहां से स्टार्ट किया, अगर हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, तो अब
जिस वेलोसिटी से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या होगी, इसकी वेलोसिटी vx हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हो गई वॉल एंड देन, यानी लेफ्ट टू राइट वॉल की तरफ ये मूव किया एंड देन comes back from right to left with velocity माइनस वी एक्स। यानी अब क्या होता है कि पहले तो ये इसने इस तरफ को मूव किया, अब ये इस तरफ मूव करेगा, जब लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो इसकी वेलोसिटी वी एक्स थी, जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो माइनस वी एक्स हो जाएगी, यानी फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस वी एक्स। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया कि आपने इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। अब क्या होगा कि जब कोई चीज इस तरफ को मूव करेगी तो यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, और जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगी राइट से लेफ्ट की तरफ तो नेगेटिव। अब क्या हुआ कि जब ये वेलोसिटी इस तरफ जा रही थी तो वी एक्स था, और जब वापस इस तरफ आएगी तो माइनस वी एक्स होगा। यानी अब क्या हुआ कि इस तरीके से, यानी अब ये जो एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट है उससे आप समझ सकते हैं कि इस तरफ जा रही है तो वी एक्स, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो वो माइनस वी एक्स होगी। तो अब ये इस वेलोसिटी कंपोनेंट माइनस वी एक्स के साथ जब इस तरफ को दोबारा से मूव करेगा, अब क्या होगा कि अब आपने क्या करना है कि अब जब ये मूव करेगा, मूव करने के बाद मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या करेंगे, एक कोलिजन करेंगे। तो अब वो जो कोलिजन होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ से एम वी एक्स से राइट की तरफ गई, फिर लेफ्ट की तरफ गई, जब राइट की तरफ गई तो एम इसकी वेलोसिटी वी एक्स थी, और जब लेफ्ट की तरफ वापस आई राइट से लेफ्ट की तरफ तो माइनस एम वी एक्स। अब अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के नतीजे में क्या होगा, आफ्टर मेकिंग इलास्टिक कोलिजन इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम एम वी एक्स टू माइनस एम वी एक्स। यानी अगर हम मोमेंटम की बात करें, यानी मोमेंटम को जैसे पी से शो करते हैं, अगर तो ये इस तरफ जा रहा है तो ये एम वी एक्स है, और अगर ये वापस आ रहा है तो इसका मोमेंटम होगा माइनस एम वी एक्स। तो अगर ये चीज होगी तो हम लिखेंगे सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक मोमेंटम एम वी एक्स है और दूसरा माइनस एम वी एक्स है। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी इसका मतलब क्या है, ये फाइनल मोमेंटम हो गया फिर माइनस ये इनिशियल मोमेंटम है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स। एम वी एक्स और एम वी एक्स क्या हो जाएगा, टू एम वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा टू एम वी एक्स। अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ कि अब आपके पास जो मोमेंटम था यानी बिफोर और आफ्टर कोलिजन, इसका जो मोमेंटम बन रहा था वो क्या है, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो टोटल इसका मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम बनेगा वो एम वी एक्स होगा। अच्छा, अब जब ये हो गया, अब इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए टाइम कितना लगता है। अब हमने इसको क्या चेक करना है कि इसमें टाइम कितना यूज होगा। आगे क्या है, द टाइम टेकन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप। अच्छा, अब टाइम टेकन टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या कहा था कि ये जाता है फिर वापस आता है, जाने का और वापस आने का जो टाइम है वो क्या होगा। अगर हम ये देखें, हमें पता है कि s इज इक्वल टू
वीटी होता है। ये जो है ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस यानी एस क्या है, एस आपके पास है डिस्टेंस, वी जो है वो है वेलोसिटी, और टी जो है ये आपके पास है टाइम। अब क्योंकि ये जो है इसका जाने का डिस्टेंस एल है, फिर वापस आने का डिस्टेंस एल है, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल इसका डिस्टेंस जो बनेगा, राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, जाना फिर वापस आना। अब जाना और वापस आने का जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 12 हो जाएगा, और वेलोसिटी इसकी जो है वो vx, क्योंकि हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो x कंपोनेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ये vx हो जाएगी, और टाइम जो है वो t ही रहेगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आप क्योंकि आपको टाइम चाहिए तो ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू टी, यानी आपके पास जो टाइम आ गया वो है 2l अपॉन वी एक्स। इसको नोट कर लें, यानी अब आपके पास क्या है कि आपने क्या किया कि द टाइम टेकन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप, यानी अब वो क्यूबिकल कंटेनर की एक फेस से दूसरी फेस में जब जा रहा था तो जाने और आने का जो टाइम है वो क्या था, वो 2l अपॉन वी एक्स के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, हमने टाइम निकाला क्यों है, क्योंकि हम चेंज इन मोमेंटम तो हमारे पास था, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे थे, यानी नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका फार्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब ये है, जब ये है तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या था, 2mvx, और टाइम हमारे पास क्या है, 2l अपॉन vx। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, vx को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा m vx स्क्वायर अपॉन l। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। जब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया, अच्छा अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है ये हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से निकाला है, यानी अब आपके पास क्या आ गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास था 2mvx, और टाइम हमने 2l अपॉन vx लिया था, तो अब ये क्या हो जाएगा, mvx स्क्वायर अपॉन l के इक्वल हो गया। अच्छा, अब ये किसके लिए था, ये एक्स एक्सिस के लिए निकाला है। अब क्योंकि क्यूब जो है, क्यूब के अंदर क्योंकि तीनों के तीनों एक्सेस आते हैं, जब तीनों के तीनों एक्सेस आते हैं तो अब हमें करना क्या है कि हमें तीनों के तीनों एक्सेस का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा द चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम along x, y and vx axis will be doubled। यानी अब क्या होगा कि अगर हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में लेते हैं तो ये डबल हो जाएगा, यानी फिर क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तीनों एक्सिस के लिए अगर लेते हैं, पहला है m v एक्स स्क्वायर अपॉन l है,
तो इससे पहले भी 2 आ जाएगा, प्लस 2m वी वाई स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2m वी जेड स्क्वायर अपॉन एल। यानी आपने क्या किया कि जिस तरह से पहले आपने एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल निकाला, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल निकाल सकते हैं, फिर एम वी जेड स्क्वायर अपॉन एल निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे कि क्योंकि सारा कुछ होगा उसी तरह से, और एंड में सिर्फ वी एक्स है एक्स एक्सेस के लिए, और वी वाई बन जाएगा वाई एक्सेस के लिए, और वी जेड बन जाएगा जेड एक्सेस के लिए। तो हमने अब क्या हुआ कि हमने यानी तीनों का इसी तरह आ जाएगा, डिफरेंस किसका आएगा, एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस का और जेड एक्सेस का होगा। अब आपने करना क्या है कि इनको आपने क्या किया कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस में क्या होगा, डबल हो जाएगा। डबल कैसे होगा, जाने का और वापस आने का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। अब आपने क्या किया कि ये जो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हम क्या करते हैं कि 2m और l सब में एक जैसा है, हमने इसको कॉमन ले लिया, 2m अपॉन l, बाकी क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास यानी अब क्या है कि आपके पास ये इस तरह से आ गया। अब जब आपके पास ये इस तरीके से, यानी अब आपको क्या हुआ कि आपने तीनों एक्सेस का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने निकाल लिया। अगर हम ये कहें कि ये जो है इसका जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जी एक्सेस का जो है, हम इसका लिख देते हैं कि सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है तो हम इस पूरे को इसके इक्वल ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास बनेगा 2m अपॉन एल वी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपके पास क्या हुआ कि तीनों एक्सेस का जो मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ये हो गया, किसके लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। यानी एक मॉलिक्यूल अगर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव करता है, वाई एक्सिस में करता है, जी एक्सिस में करता है, तीनों डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बनेगा 2mv स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि जब हमारे पास ये आ गया, अब हम ये चाहते हैं कि ये तो एक मॉलिक्यूल का है, हमें चाहिए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का। और हमने क्या कहा था कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। हमने अभी जो निकाला है वो है 2mv स्क्वायर अपॉन एल सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। अब हमें चाहिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने क्या कहा था कि क्यूबिक कंटेनर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n मॉलिक्यूल्स हैं। तो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 सो ऑन vn, अगर ऐसा है तो अब आपके पास द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, द टोटल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होना चाहिए, टोटल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, हमारे पास वो था 2mv, यानी ये क्या हो जाएगा 2m अपॉन एल, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन vn स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। यानी अब आपके पास क्या होगा कि v1 v2 v3 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका जो मोमेंटम है वो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल का v1 स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड मॉलिक्यूल का v2 हो जाएगा और थर्ड मॉलिक्यूल का v3 हो जाएगा। अब जब हमें ये हो जाएगा, अब आपने क्या करना है कि अब आप एक काम करें कि लिखें कि मल्टी लाइंग एंड
डिवाइडिंग बाय n। वो किस लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है। अगर ऐसा करते हैं तो ये 2m मल्टीप्लाई जो करना है वो n हम ऊपर लिख देते हैं और जो डिवाइड करना है वो इसके नीचे लिख देंगे, यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर अपॉन n कर देते हैं। जब हम ये करेंगे तो अब क्या होगा कि अगर हम इसको देखें v1 v2 v3 से लेके vn का मतलब n से डिवाइड कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो थे उससे आपने जो वेलोसिटी आ रही थी उसको डिवाइड कर दिया, तो अब जो आपके पास वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है कि एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, यानी आपने क्या किया कि मुख्तलिफ वेलोसिटीज से कोई चीज़ मूव कर रही है, या ये समझ लें कि जैसे आप क्या करते हैं x बार यूज़ करते हैं x1 प्लस x2 से लेके xn अपॉन n कर देते हैं। ये क्या होता है? किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए। तो अब वेलोसिटी का एवरेज निकालने के लिए आपने क्या किया कि v1 v2 v3 के लिहाज से किया है, तो ये आपका बन जाएगा 2m vn अपॉन l और ये हो जाएगा v बार स्क्वायर। कुछ लोग जो है u भी यूज़ करते हैं तो अब u स्क्वायर उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने v बार स्क्वायर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने v प्राइम या v बार का साइन इसलिए भी लगा दिया कि ये ज़्यादातर एवरेज के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने क्या किया कि v1 v2 v3 सॉन vn को n से डिवाइड करके जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है उसको u से शो किया, यानी u स्क्वायर। अब ये क्या है? v बार स्क्वायर का मतलब क्या है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, के तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्या बन रही है। जब आपके पास ये आ गया, अब आपने ये जो निकाला है ये है द टोटल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ पता है कि टोटल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। यानी अगर हम इसकी बात करें, द टोटल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to the applied force। यानी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है ये वाला जो हिस्सा है ये किसके इक्वल हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या है? एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या होगा कि ये एफ के इक्वल हो जाएगा। जब एफ के इक्वल होगा तो ये क्या होगा? 2m n v बार स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल। एल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यानी ये क्या है? एफ इज इक्वल टू एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन एल जो है, यानी ये पूरे का पूरा हिस्सा फोर्स के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे चले ये लिख ले एज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब हमें पता है, अब हमें क्योंकि प्रेशर निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर जो है वो F अपॉन ए के इक्वल है। अब जब F अपॉन ए के इक्वल हुआ, अब हमें अगर प्रेशर फोर्स निकालनी है, फोर्स यूज करनी है, तो फोर्स किसके इक्वल होगी? F इज इक्वल टू पी ए। पी ए के इक्वल हो जाएगी। यानी आपने क्या किया? P को इधर कर दिया। अब पी ए आपके पास है, पी ए इज इक्वल टू F। अब आपने क्या किया? पी ए इज इक्वल टू जब F किया तो अब आपके पास क्या आएगा
कि फोर्स आपके पास कितनी है, यानी या फिर हम डायरेक्ट ही इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास कितनी है, ये है 2m v बार स्क्वायर अपॉन l, और अपॉन में जो आएगा वो मैं डिवाइड की फॉर्म में एरिया का लिख देता हूँ। तो अच्छा, अब जब इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में जब लिखेंगे एरिया का, तो ये क्या होना चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे पास एरिया है L मल्टीप्लाई L, का मतलब ये है L स्क्वायर है। अब हमारे पास अगर L स्क्वायर है तो इस तरह की हमारे पास 6 फेसेस हैं। जब 6 फेसेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एरिया बनेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी कि हम अगर एक कमरे को लें, एक नीचे की फेस, एक ऊपर की फेस, एक राइट की फेस, एक लेफ्ट की फेस, तो अब ये जो है एक फ्रंट की और एक बैक की फेस सारी मिला के टोटल 6 फेसेस बनती हैं। एक फेस का एरिया L स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, 6 L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 L स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 2m n v बार स्क्वायर अपॉन l, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, 6 L स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 3 बनेगा, यानी प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हम इसको अब लिखें तो ये बनेगा 1/3 m n v बार स्क्वायर अपॉन L को L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा L क्यूब। और आपको याद होगा स्टार्ट में हमने क्या कहा था कि V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L, का मतलब क्या है, L क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि ये किसके इक्वल हो गया, L क्यूब, ये वॉल्यूम के इक्वल हो गया। तो प्रेशर आपका क्या होगा, 1/3 m n v बार स्क्वायर अपॉन v। v हो गया, v को अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू 1/3 m n v बार स्क्वायर। एक तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, और एक इक्वेशन आपकी ये भी बन सकती है कि ये मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इक्वल होता है, यानी आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 m रो n v बार स्क्वायर। यानी आपके पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। यानी अगर आप क्या करते हैं, अगर आपने लेना है इसको किसकी फॉर्म में, अगर आपने लेना है पीवी की फॉर्म में तो 1/3 mn v बार स्क्वायर बनेगी, और अगर आपने डेंसिटी की फॉर्म में लेना है तो 1/3 m n v बार स्क्वायर रो के इक्वल हो जाएगा। यानी इसके इक्वल होगा कब, जब आपने डेंसिटी की फॉर्म में लेना है, और जब प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में लेना है तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाए और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हों और कोई एक वैल्यू ना हो, तो आप इसकी हेल्प से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।